NCERT क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें हम लोग क्लास नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाउ आर द मेटल्स सच एज Zn, Fe, Pb एट्सेट्रा फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये मेटल्स अर्थ क्रस्ट में किस रूप में पाए जाते हैं? द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो Zn, Fe, Pb ये सब एक्टिविटी सीरीज में बीच में आते हैं। ये सब मॉडरेटली एक्टिव होते हैं, ना ही ज़्यादा रिएक्टिव ना ही कम रिएक्टिव। ठीक है, मतलब या तो ना तो लीस्ट ना तो मोस्ट, तो बीच में आते हैं। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। अगला क्वेश्चन है, वाई आर द ओर्स ऑफ मैनी मेटल ऑक्साइड्स। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग लग रहा है। वाई आर द ओर्स ऑफ मैनी मेटल ऑक्साइड्स। अच्छा, आंसर देखते हैं। द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर, अच्छा वाई आर द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स ऑक्साइड। अच्छा ठीक है, तो ऐसे देखना है, वाई आर द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स ऑक्साइड। इसको एक साथ नहीं पढ़ेंगे। तो जो हमारा मेटल्स है वो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनके जो ओर्स होते हैं वो ऑक्साइड्स होते हैं। मतलब मेटल्स ऑक्सीजन के संग कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में। सल्फाइड्स में भी मिल सकते हैं और कार्बोनेट्स में भी, ऑक्साइड्स में भी, पर ज़्यादातर ऑक्साइड्स में क्यों मिलते हैं, ये क्वेश्चन है। तो द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स बिकॉज ऑक्सीजन इज़ अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज़ वेरी अबेंडेंट ऑन द अर्थ। तो जो ऑक्सीजन होता है वो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, अप्रॉक्स 45% के आसपास वो होता है। तो ये बहुत रिएक्टिव भी होता है। तो ज़्यादातर मेटल्स ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड्स के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट और स्टेट द परसेंटेज। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, द मोस्ट abundant element in the earth's crust is oxygen. It constitutes approximately 46 to 47% of the crust's composition. अगला क्वेश्चन है, what are the 3 categories into which metals can be classified on the basis of reactivity. तो जो मेटल्स होती है, जो सीरीज़ होती है, उसमें हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी। जो पहला हमारा होता है वो होता है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, दूसरा मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और तीसरा मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अगर हम लोग नोट देखें तो ये जो ऊपर के मेटल्स हैं वो होते हैं हाई रिएक्टिव, ये होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव और ये होते हैं लीस्ट रिएक्टिव। तो जब हम लोग मेटलर्जी करते हैं या इन मेटल्स को निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो जो मेटल्स होते हैं हाईली रिएक्टिव उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा अलग करते हैं। जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं मॉडरेटली, उनको हम लोग रिड्यूस करते हैं कार्बन के द्वारा, और जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो नेटिव स्टेट में फाउंड होते हैं, उसको हम लोग अलग तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 तरह के होते हैं मेटल्स, वो मेटल्स के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो एक्टिविटी सीरीज एंड रिलेटेड मेटलर्जी, डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलोइंग इन ईच कैटेगरी। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी है, पहला ये कैटेगरी, दूसरा ये कैटेगरी और तीसरा हमारे पास ये कैटेगरी है। तो जो मेटल जिस कैटेगरी में लाई करता है उसका मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन अलग होता है। अगला है, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ठीक है, तो जब हम लोग प्योर मेटल उसके ओर से निकालते हैं तो एक जनरल मेथड फॉलो किया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक मेथड कुछ अलग हो सकते हैं, पर्टिकुलर स्टेप्स, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू समरी हम लोग देख सकते हैं। सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम ओर्स। तो ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ओर से होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम लोग करते हैं, या इनरिचमेंट ऑफ ओर भी बोलते हैं। इसके बाद जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मोल्टेन ओर का, और प्योर मेटल को हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हो गया। अगला हमारा आता है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। तो इसमें जो मेटल्स होते हैं जैसे जिंक, आयरन, ये सब, ये कार्बोनेट्स में भी हो सकते हैं, सल्फाइड्स में भी हो सकते हैं। तो अगर कार्बोनेट ओर है तो हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। और अगर सल्फाइड ओर है तो इसका हम लोग रोस्टिंग करते हैं। इन दोनों से हमें ऑक्साइड मिल जाता है और उस ऑक्साइड को हम लोग फिर मेटल को रिड्यूस करते हैं। मतलब अगर जब हम लोग उस ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं तो हमें मेटल मिल जाता है, फिर हम लोग मेटल को प्योरीफाई कर लेते हैं। अगला, अगर हमारे पास मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी है, तो अगर सल्फाइड ओर है, जनरली सल्फाइड ओर होता है, तो सल्फाइड ओर है तो उसमें हम लोग रोस्टिंग करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सल्फाइड ओर का रोस्टिंग होता है, उससे फिर मेटल मिलता है, मेटल को फिर हम लोग और रिफाइन कर लेते हैं। तो एक जनरल प्रोसेस होता है। अगला है व्हाट इज़ गैंग। तो हम लोग थोड़ा स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे,
यहाँ गैंग यू नहीं बोलेंगे, यूई नहीं बोलेंगे, यहाँ सिर्फ गैंग हम लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एट्सेट्रा कॉल्ड गैंग। ठीक है, तो जिस ओर को हम लोग माइंड करते हैं अर्थ क्रस्ट से, उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ होता है, उन इम्प्योरिटीज़ को हम लोग गैंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर उसको हम लोग इनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द गैंग from the ore based on the difference between physical and chemical properties of the gangue and the ore is known as concentration and enrichment of ore। ठीक है, तो ये जो ओर से हम लोग अलग करते हैं, मतलब गैंग से हम लोग अलग करते हैं ओर को, कैसे? तो दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन, उसके बेसिस पे अलग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर। अब कुछ हम लोग पॉइंट देखते हैं। Metals low in the activity series are very unreactive. The oxides of these metals can be reduced to metals by heating alone। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं वो जो लो रिएक्टिव होते हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड्स को हम लोग रिड्यूस करते हैं बाय हीटिंग। सिर्फ हीट करने से उनके ऑक्साइड को रिड्यूस हम लोग कर सकते हैं। जनरली ऑक्साइड बनाना ईजी होता है क्योंकि उससे फिर हम लोग मेटल्स को रिड्यूस करके बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग ऑक्साइड्स बनाते हैं, फिर ऑक्साइड के बाद उसको रिड्यूस कर सकते हैं, अलग अलग रिएजेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन जो लो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, उनको सिर्फ हीट करते हैं तो वो रिड्यूस हो जाते हैं। व्हाट इज़ सिनाबार? हाउ इज़ द मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिनाबार? गिव द रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो अगर हमें सिनाबार नहीं पता होगा उसका फॉर्मूला तो दिक्कत हो सकती है। तो सिनाबार होता है HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, तो हम लोग मर्क्यूरस भी मर्क्यूरिक बोलेंगे क्योंकि Hg आपका +1 होता है और +2 होता है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, कई सारे +1 +2 में रहते हैं, जैसे Hg +1 +2, कॉपर +1 +2, पर आयरन +2 +3। तो जो लो होता है उसको हम लोग, जो कम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वैलेंसी चार्ज होता है, वैलेंसी बोल सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा मर्क्यूरस अस आ जाता है, और जो ज़्यादा होता है चार्ज वो एक आ जाता है। तो आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड आप इसको कह सकते हैं 2+ इज़ एन ओर ऑफ मर्करी। अब हम लोग यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर हमारे पास सल्फाइड ओर है, तो सिनाबार HgS इज़ एन ओर ऑफ मर्करी व्हेन इट इज़ हीटेड इन एयर। तो हम लोग सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एयर में हीट करते हैं। इट फर्स्ट कन्वर्ट्स इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, और फिर हम लोग क्या करते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं और ये हीटिंग से रिड्यूस हो जाता है। ये हमारा सबसे पहले HgS है, O2 तो HgO। थोड़ा हमें अटेंटिव रहना है, नहीं तो फिर ओवर एक्टिंग करना होगा, अच्छे से हमें सिंबल बनाना है। और SO2 रिलीज़ होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा तो बैलेंस हो जाएगा। फिर आपको इसको हीट करिएगा तो HgA लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये मेटल होता है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड भी होता है, यहाँ पर हीट भी है, टेम्परेचर ज़्यादा भी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिक्विड है और O2 गैस मिल जाता है, तो हमारे ये मेटल मिल गया। फिर है व्हाट इज़ Cu2S? हाउ इज़ द मेटल कॉपर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉपर सल्फाइड? गिव रिएक्शंस। तो Cu2S हम कैल्कोसाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है इसका नाम ना दिया हो, डायरेक्ट फार्मूला जनरली दिया रहता है। हो सकता है सिनाबार में भी सिनाबार ना हो, HgS हो, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो Cu2S इसको कैल्कोसाइट बोलते हैं, इज़ एन ओर ऑफ कॉपर। तो कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। ये सब लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, तो बस पहले इनका ऑक्साइड बना देना है, फिर हीट करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर हीट किया तो Cu2O, फिर हमने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इसको रिड्यूस हम लोग कर देंगे, मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर Cu2S है। ठीक है, और यहाँ पर Cu2O है जो यहाँ पर बना, और यहाँ पर Cu2S भी है, जबकि यहाँ पर नहीं था, यहाँ सिर्फ HgO था। तो यहाँ पर Cu2S ये और फिर से है, और जो बना उसके साथ इसको हीट करने पर आपका ये आ जाता है। ये कुछ रिएक्शंस है, आप इसको बस ध्यान रखिएगा और आप इसको बैलेंस कर दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन 70 है वाई आर मेटल सल्फाइड्स एंड मेटल कार्बोनेट्स कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स बिफोर रिडक्शन। तो हमने देखा कि सबसे पहले हम लोग क्या करें, जैसे HgS था वो मर्क्यूरिक सल्फाइड था, मतलब मेटल सल्फाइड। तो जो सल्फाइड्स होते हैं या कार्बोनेट्स होते हैं उसको हम लोग पहले हीट करके ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, रिडक्शन से पहले। मेटल सल्फाइड्स एंड मेटल कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स बिफोर रिडक्शन because it is easier to obtain a metal from its oxide
एज़ कम्पेयर टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट। ठीक है, तो हम लोग को मेटल निकालना है। ठीक है, तो मेटल्स हम लोग ऑक्साइड से ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं रिडक्शन करके एज़ कम्पेयर अगर हम लोग मेटल डायरेक्ट सल्फाइड या कार्बोनेट से निकालें। इसका बहुत ही डिटेल प्रोसेस होता है, आपको आगे भी पढ़ना है, और अगर आप 12th के बाद लीजिएगा तो इसका एक पूरा अलग ब्रांच होता है बीटेक में। ठीक है, माइनिंग का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल कॉन्सेप्ट्स होता है, हमें बहुत गहराई में नहीं जाना है, जितना बोर्ड के लिए सफिशिएंट है और थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर अगला हमारे पास है व्हाट इज़ रोस्टिंग। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। तो हमने देखा सल्फाइड या कार्बोनेट को हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग होता है, कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन होता है ना, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। आप अलग अलग तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। तो सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक और बात ध्यान रखना है, एयर बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेस एयर होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। व्हाट इज कैल्सिनेशन? तो द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स। इन्हें भी ऑक्साइड में बदलना होता है, इसे भी हम लोग हीट करते हैं एयर से, लेकिन लिमिटेड एयर। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। अगला है हाउ कैन जिंक बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर ZnS। तो फिर ये सल्फाइड ओर है, जिंक सल्फाइड, इसको हम लोग जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। गिव द केमिकल रिएक्शंस। तो जिंक ब्लेंड सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर में रोस्टिंग होता है। तो जिंक ब्लेंड ZnS इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू ऑब्टेन ZnO ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जो रोस्टिंग होता है, ये इसका रिएक्शन हो गया सल्फाइड ZnS से ZnO, और SO2 निकलता है। बैलेंसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। सेकेंड हमारे पास क्या है, अब हमें मेटल भी चाहिए, ZnO के बाद Zn मेटल भी चाहिए पूरा हमें। तो ZnO इज देन रिड्यूस टू Zn यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग कार्बन लेते हैं, जो हमारा मेटल लो रिएक्टिविटी सीरीज मतलब एक्टिविटी सीरीज़ में नीचे आता है, जैसे कॉपर, मरकरी, ये सब। तो इनमें सिर्फ हीट करते हैं तो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जब हम लोग मिडिल जो सीरीज़ आता है, मिडिल एलिमेंट्स जो होते हैं सीरीज़ में, जैसे Zn, ये सब, तो इनको हमें एक रिएजेंट के साथ रिड्यूस करना होता है। रिडक्शन तो यहाँ भी होता है। ठीक है, तो ZnO इज देन रिड्यूस टू Zn बाय यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन टू ऑब्टेन मेटेलिक जिंक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चैप्टर 1 में भी हमने देखा। तो मतलब उस तरह के क्वेश्चन ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके, तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ऑक्सीडाइज हुआ, क्या रिड्यूस हुआ। अगला हमारे पास है हाउ कैन जिंक बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर ZnCO3 कैलेमाइन। तो कैलेमाइन ओर होता है ZnCO3। ठीक है, तो अब हम लोग जिंक को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? तो ZnS वो भी जिंक का ओर है, और ये ZnCO3 ये भी ओर है। गिव द केमिकल रिएक्शंस। तो ये कार्बोनेट ओर है, तो कैल्सिनेशन हो जाएगा। तो कैलेमाइन ZnCO3 इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर टू फॉर्म ZnO कैल्सिनेशन। ZnCO3 हीट करेंगे तो ZnO प्लस CO2, यहाँ पर CO2 आ रहा है, SO2 नहीं आ रहा है, वहाँ S था सल्फाइड तो SO2 आ रहा था। ZnO इज देन रिड्यूस टू Zn बाय यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज कार्बन। तो फिर से हम लोग डायरेक्ट इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, कार्बन के संगे रिड्यूस होता है सूटेबल रिएजेंट के साथ टू ऑब्टेन मेटेलिक जिंक। यहाँ CO का फॉर्मेशन होगा, ये सब हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ZnO ये तो बिल्कुल ऐसे जैसा है ना, ये ठीक है, बस यहाँ थोड़ा था या CO2, वहाँ SO2 था। नोट देखते हैं, ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज ऑल्सो अ रिडक्शन प्रोसेस। हमने देखा रिड्यूस होता है। बिसाइड्स यूजिंग कार्बन, या बिसाइड से मतलब एडिशन टू, तो कार्बन को यूज़ करके मतलब कार्बन के साथ साथ बिसाइड्स यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज। ठीक है, तो कार्बन के अतिरिक्त या फिर कार्बन के साथ साथ हम लोग और भी कुछ प्रोसेस लगा सकते हैं जब हम लोग रिड्यूस करते हैं ऑक्साइड को मेटल में, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज़ हो सकता है। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, तो वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, जो हाईली रिएक्टिव होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता भी यही है, जो हाईली रिएक्टिव होता है वो जो लो रिएक्टिव होता है उसके सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देता है, तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा और ये अकेला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम,
aluminum, etc. are used as reducing agents because they can displace metals from lower reactivity from their compounds. For example, when manganese dioxide is heated with aluminum powder, the following reaction takes place. मैंगनीज एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड एल्यूमिनियम पाउडर सॉलिड। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका पूछा भी जा सकता है। तो मैंगनीज लिक्विड, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा निकलती है तो लिक्विड फॉर्म में रहता है Al2O3 और हीट। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, या हीट हम लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट में है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। तो जो हीट होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है, कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ थर्मिट प्रोसेस, व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर, गिव द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। तो द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड, जो हमारा फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3 विथ एल्यूमिनियम। तो आयरन 3 ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, इनका जब रिएक्शन होता है तो इसको हम लोग रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में यूज़ करते हैं। इज़ यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज थर्मिट रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हुआ Al और O2 माइनस ऑक्साइड इसके संग आ गया, Fe यहाँ अकेला आ गया, ठीक है। और इतनी हीट रिलीज़ होती है कि जो Fe है वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है, जिससे रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में आसानी होती है, या क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। अगला क्वेश्चन है, कैन द मेटल सच एज सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन, वाई, हाउ आर दीज मेटल्स ऑब्टेन। तो ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, क्या इनको भी हम लोग रिड्यूस करके इनके ऑक्साइड को कार्बन संग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कर सकते हैं तो क्यों, नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर ये मेटल कैसे ऑब्टेन होते हैं। तो द मेटल्स हाई अप in the reactivity CD such as sodium, magnesium, calcium, aluminum, etc. are very reactive. They cannot be obtained from their compounds by heating with carbon, ठीक है। This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon, ठीक है। अब एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो रिडक्शन में होता क्या था, कार्बन संग रिडक्शन में, तो कार्बन क्या करता था, ये ऑक्सीजन को ले लेता था और Zn अकेला बच जाता था। तो एफिनिटी मतलब कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन को ज़्यादा अपने साथ रख सकता है, ठीक है, एफिनिटी ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि ये हाईली जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है, तो कार्बन उनसे ऑक्सीजन ले नहीं पाता है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज दीज मेटल्स, मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, इन मेटल्स की एफिनिटी ज़्यादा होती है फॉर ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू कार्बन। हैंस दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इनका जो रिडक्शन होता है वो कार्बन से नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है। These metals are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. तो उनके जो क्लोराइड्स होते हैं मॉल्टन स्टेट में, उनके रिडक्शन से, इलेक्ट्रोलाइसिस से वो क्या होता है, ऑब्टेन होते हैं मेटल्स। हाउ इज सोडियम ऑब्टेन फ्रॉम मोल्टन NaCl, गिव द सुटेबल रिएक्शंस एट एनोड एंड एट कैथोड। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, व्हेन मोल्टन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड देन द मेटल Na इज डिपोजिटेड एट कैथोड। डिपोजिशन ऑफ मेटल कैथोड पर, और क्लोरीन जो लिबरेट होता है वो एनोड पर। रिएक्शन, तो यहाँ पर रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कोर कॉन्सेप्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ठीक है। तो ये आगे हम लोग को अच्छे से पढ़ना है हायर क्लासेस में, 12th में बेसिकली, ठीक है। और ये कैथोड पर रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Na, और यहाँ पर एनोड 2Cl माइनस, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Cl2 लिबरेट होता है गैस। नोट देखते हैं, एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कैथोड पे आपका फिर से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स O2, फिर O2 कंबाइन करता है जो कार्बन के साथ, ठीक है। तो उसके बाद फिर और CO2, और भी इसके आगे का प्रोसेस होता है, पर इतना सफिशियंट है, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन देगा, तो यहाँ पर देखिए, डिस्प्लेसमेंट वही कर सकता है जो ज़्यादा रिएक्टिव हो, मतलब Cu को ज़्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा Na से, तभी Cu Cl को अपने साथ ले सकता है और Na अकेला हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, Cu लेस रिएक्टिव होता है। वैसे Al से ज़्यादा रिएक्टिव Mg होता है, Ag बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, तो वह SO4 को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा ना, मतलब Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये भी बोल सकते हैं, और SO4 को अपने संग नहीं ले पाएगा। लेकिन यहाँ देखिए कॉपर और Ag में, तो कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव, तो वो NO3 को अपने साथ ले लेगा, CuNO3, ठीक है, मतलब CuNO3 के संग अपना सॉल्ट फॉर्म कर लेगा,
है ना। तो अगर Cu को हम लोग +2 माने तो CuNO3 होल ट्वाइस और Ag जो है वो अकेला बच जाएगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सिंस Cu इज मोर रिएक्टिव देन Ag, therefore D AgNO3 solution and Cu metal will give displacement reaction. अगला है द मेटल्स प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड आर नॉट वेरी प्योर। ठीक है, तो जो रिडक्शन प्रोसेस से हमारा मेटल्स होता है निकलता है वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होता है। दे मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को हमें हटाना पड़ेगा अगर हमें बहुत ही प्योर मेटल चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। हमने देखा था कि यहाँ पर जब हम रिडक्शन करते थे, अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर जब हम लोग रिडक्शन किए कार्बन के संग तो हमें Zn मेटल तो मिल गया, लेकिन ये जो मेटल है ये अभी भी पूरी तरह प्योर नहीं है, इनको इम्प्योरिटीज़ अभी भी है। तो इनको क्या करना पड़ता है, हमें हटाना पड़ता है। और जब हम इसको हटाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब इम्प्योर मेटल जो हमें मिलता है रिडक्शन के बाद उसको और प्योर किया जाता है, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। रिफाइन करना इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो इसलिए हमें वर्ड क्यों ऐसा बना या क्यों नाम दिया गया उसको ध्यान रखना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, नेम्स द मेटल्स दैट आर इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइंड। तो इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एनसीईआरटी में एक डायग्राम में दिया और समझाया गया, आप उसको भी देख सकते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिकली नहीं इलेक्ट्रोलाइटिक, थोड़ा हमें सोचना है बोर्ड में, थोड़ा 2-3 सेकंड पहले सोच सकते हैं मैं क्या लैंग्वेज लिखने जा रहा हूँ, फिर हम लोग धीरे धीरे कर सकते हैं, प्रैक्टिस संग इम्प्रूव कर सकते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। तो जो इम्प्योर मेटल होता है उसको हम लोग एनोड बनाते हैं। एंड द प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। तो जो प्योर मेटल होता है वो कैथोड बनाते हैं। ठीक है, तो अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट रहता है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड। तो जो हमारा प्योर मेटल होता है, ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारा प्योर मेटल होता है एनोड में, क्योंकि एनोड में इम्प्योरिटीज़ भी है और एनोड में हमारा प्योर मेटल भी है। ठीक है, वो क्या करता है, डिजॉल्व कर जाता है इलेक्ट्रोलाइट में। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिटेड ऑन द कैथोड। तो जितना यहाँ से मेटल डिपोजिट किया उतना ही इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पे प्योर मेटल आ जाएगा। ठीक है, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिटेड ऑन द कैथोड। सम मेटल्स, ये हो गया हमारा। तो ये जनरल प्रोसेस है इसका, जैसे हम आगे हम लोग को और डिटेल में पढ़ना है, अगर आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस स्टडी को। अब हम लोग बहुत ही बेसिक में आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत समझ के। सम मेटल्स इलेक्ट्रिकली रिफाइंड, कुछ मेटल जो इलेक्ट्रिकली रिफाइंड होते हैं वो कॉपर, Zn, Sn, Ni। ठीक है, आप इसको और अच्छे से जानना चाहते हैं, आप अलग अलग सोर्सेज से वीडियोस देख सकते हैं, आप अलग अलग जगह से इसको पढ़ सकते हैं, पर फिर भी बेसिक के लिए आप एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करिएगा। और बोर्ड और क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट, और इससे कुछ और रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हमारा क्लास नंबर 4 पूरी हुई है। अब हमारी क्लास नंबर 5 है। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द सॉल्युबल एंड द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो हमने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो सॉल्युबल होती है, सॉल्युबल होती हैं, और कुछ सॉल्युबल नहीं होती हैं। ठीक है, तो उनके संग क्या होता है, क्योंकि प्योर मेटल हमें अलग करना है, तो इम्प्योरिटीज़ का क्या होता है, तो क्लास 5 में उसको डिस्कस करेंगे। क्लास 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक किया। धीरे धीरे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, पर क्लास नंबर 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक किया। अगली वीडियो में क्लास नंबर 5 शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 81 से कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे अपने क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आगे बढ़ेंगे।